मैं इस पुरस्कार को कहीं भी रहने वाले दमित लोगों, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों और विश्व शांति के लिए कार्यरत लोगों के ओर से कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं इसे उस व्यक्ति के नाम से स्वीकार करता हूँ जिसने अहिंसात्मक कार्यविधि से परिवर्तन की नई परंपरा का सूत्रपात किया, यानी महात्मा गांधी की ओर से, जिनके जीवन ने मुझे सिखाया है और प्रेरित किया है। 10 दिसंबर 1989 को नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान अपने प्रारंभिक वक्तव्य की शुरुआत परम पावन दलाई लामा ने इन्हीं शब्दों में की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है परम पूज्य दलाई लामा, खामोश लोगों की ओर से। अपने देश और लोगों के लिए चीन से संघर्ष के 7 दशक पर यह पुस्तक परम पावन ने लिखी थी। यह पुस्तक वॉइस फॉर वॉइसलेस का हिंदी अनुवाद है और इसमें परम पावन दलाई लामा की जीवन यात्रा, तिब्बत के लिए उनके संघर्ष, तिब्बत और चीन के बीच जो विवाद है, तिब्बत की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, स्वाधीनता और स्वशासन की जो मांग है, चीन का जो इतिहास है, तिब्बत का जो इतिहास है, वह सब कुछ शामिल है। परम पावन दलाई लामा न केवल विश्वविख्यात शख्सियत हैं, संत हैं, बल्कि बौद्ध मत के ऐसे आध्यात्मिक नेता हैं जिन्होंने दुनिया में बहुलवाद और शांति को सर्वोपरि माना। हिंसा के विपरीत अहिंसा और सभ्यता के साथ करुणा और संवेदना की वह सर्वाधिक प्रखरतम आवाजों में से एक है। विश्व शांति और पर्यावरण की चिंता के चलते ही उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें अमेरिका का उच्चतम असैनिक सम्मान, अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक भी शामिल है। 1959 से परम पावन निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह पुस्तक तिब्बत पर आक्रमण के साथ शुरू होती है और तिब्बत पर आक्रमण कैसे होता है, ऐतिहासिक तिब्बत क्या है। 17 मार्च 1959 को जब ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच नोर बुलिंका महल से वे वेश बदलकर सामान्य लोगों की पोशाक पहनकर जब चुपके से बाहर निकले तो वो कौन सी स्थितियां थी। ऐसा परम पावन के अंदर क्या कुछ है कि तिब्बत पर कही गई उनकी आवाज को साम्यवादी चीन आज भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा महत्व देता है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय को अपने मित्र देश की धरती यानी भारत पर बिताया हो, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है कि साम्यवादी चीन उनसे डरता है। मजे की बात यह है कि यह पुस्तक यह बताती है कि किस तरह से चीन ने आक्रमण किया और उस आक्रमण से पहले किस तरह से चीन में माहौल बदलता गया। माओ से तुंग और चाओ एन लाई वगैरह की रणनीति क्या थी, किस तरह से पहली बार यहाँ पर आने से पहले, भारत आने से पहले परम पावन ने बीजिंग की जब यात्रा की थी तो उनके स्वागत के लिए किस तरह से रेलवे स्टेशन पर चीन के प्रधानमंत्री, महासचिव जैसे लोग पहुंच गए थे
और उनका जितना भव्य स्वागत हुआ, चीन ने किस तरह के वादे किए थे और वह वादा किस तरह से थोथा साबित हुआ। 1950 में जब उनसे बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया था, तब से अब तक 7.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस लंबे अंतराल में भी तिब्बत की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। खास बात यह कि परम पावन से इस बात का वादा किया गया था कि अगर वह स्वाधीनता की मांग छोड़ दें तो तिब्बत को स्वायत्तता दी जा सकती है। परम पावन ने अपने लोगों के हित में इस बात को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता कायम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे दुनिया भर के जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, यह इस पुस्तक में परम पावन इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि यह एक विडंबना थी, या तिब्बत को कहें कि तिब्बत का कालखंड उस तरह का था कि जब पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद समाप्त हो रहा था, उपनिवेश खत्म हो रहे थे, तब चीन ने तिब्बत को अपना उपनिवेश बना लिया, तिब्बत पर आक्रमण कर लिया। पूरी दुनिया से ब्रिटेन हट चुका था। विश्व युद्धों के बाद जो महाशक्तियां थी वो ध्रुवीय विश्व समाप्त हो चुका था, तब भी तिब्बत की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। यह पुस्तक यह भी बताती है कि भारत ने किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में परम पावन को पहले दिन से स्वीकार किया। यहाँ वो बताते हैं कि जब वो भारत भूमि पर पहुँचे 31 मार्च 1959 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो टेलीग्राम मिला था उसके शब्द थे, मैं स्वयं और मेरे साथी भारतीय भूमि पर आपके आगमन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें आपके और आपके परिवार और अन्य साथियों के लिए भारत में निवास तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देने में प्रसन्नता होगी। भारत के लोग जो आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं, वे भी आपका परंपरागत ढंग से सम्मान करेंगे। सादर, नेहरू। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि परम पावन को लेने खुद पूर्वोत्तर गया था। वह यात्रा कितनी मार्मिक थी। इस दौरान ल्हासा की जनता ने किस तरह से स्वतः स्फूर्त विद्रोह कर दिया था। उस पूरे कालखंड के दौरान विश्व राजनीति के क्षेत्र में क्या कुछ घटता गया। धर्मशाला आने के बाद किस तरह से निर्वासन के दौरान उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई, किस तरह से भारत सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में तिब्बती संस्कृति, तिब्बती शिक्षा पद्धति, तिब्बती धार्मिक प्रथाओं के संचालन संरक्षण के लिए मदद की। किस तरह से आज परम पावन भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं, यह पुस्तक वह भी बताती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में परम पावन 8वीं शताब्दी के गुरु शांतिदेव की एक कविता की पंक्तियों का जाप करते हैं और संभवतः हर दिन करते हैं। मैं उस कविता को पढ़कर इस पुस्तक के बारे में अपनी राय समाप्त करूंगा। ये पंक्तियां हैं जिसका हिंदी अनुवाद है, विश्व में जो भी सुखी हैं वे सुखी हैं कि वे दूसरों का सुख चाहते हैं। विश्व में जो भी सुखी हैं वे सुखी हैं कि वे दूसरों का सुख चाहते हैं। संसार में दुखी वे ही हैं जो केवल अपने लिए सुख चाहते हैं। इसलिए यदि कोई अपना दृष्टिकोण स्वार्थ से परमार्थ में परिवर्तित नहीं करता तो वह आत्मज्ञान से बहुत दूर है। इस जीवन में वह सुखी नहीं होगा। जब तक यह अंतरिक्ष रहेगा, जब तक चेतन प्राणी रहेंगे, तब तक मैं भी जीवित रहूं और दूर करूं दुख सकल विश्व के। यह गुरु शांतिदेव की जो प्रार्थना की पंक्तियां हैं,
इनका जाप हर दिन परम पावन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी करुणा, उनकी संवेदना कहाँ से आती है। यानी वह मानते हैं कि संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो परमार्थ की भावना रखता है, और वह व्यक्ति जो केवल अपने हित की बात करता है, अपने सुख की बात करता है, वही दुख को बढ़ावा देता है और उसी के जीवन में दुख है। परम पावन की यह सीख और परम पावन तिब्बत को लेकर, अहिंसा करुणा को लेकर, भारत को लेकर, अपनी जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, चीन को लेकर उनकी क्या सोच है, यह पुस्तक उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताती है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद चमनलाल गुप्त ने किया है। प्रोफेसर चमनलाल गुप्त हिमाचल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष पद पर रहे हैं। लगातार वह परम पावन के करीब रहे, तिब्बत लोगों की आवाज़ के प्रति भी उनकी सहानुभूति रही है, और वह उनकी संवेदना जो है इस पुस्तक में दिखती है। इस पुस्तक का प्रकाशन युवान बुक्स ने किया है, जो अनबाउंड स्क्रिप्ट का एक उपक्रम है। पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।